आज का टॉपिक जो है विद्युत है ना। विद्युत हमारी आज की मूलभूत आवश्यकताओं में शामिल हो चुका है, यानी किसी भी देश के विकास में आधारभूत संरचनाओं में ये गिना जाता है। विद्युत ऐसी आवश्यकता वाली चीज हो गई है कि इसके बिना किसी देश के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आज जितना भी हम सुख सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं उसमें ज्यादातर देखिएगा सभी उपकरण या जितने भी यंत्र हैं ज्यादातर सब विद्युत से चलने वाले हैं। यहाँ तक कि हमारा जो व्हीकल है, वाहन जो है, अब वो भी धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी पर शिफ्ट होते जा रहा है। ई व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल नाम सुना होगा आपने, अभी देख ही रहे हैं। स्कूटी आ गया है, ई स्कूटी है ना। गाड़ी में भी आ गया है, ट्रेन तो चल ही रहा है बहुत पहले से ही। विद्युत क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। जितना भी यहाँ पर यंत्र चल रहा है देखिए सब विद्युत से ही चलाया जा रहा है। पंखा को घुमाया जा रहा है, बल्ब जो है वो प्रकाश ऊर्जा में बदल जा रहा है, मतलब विद्युत ऊर्जा को ही बदला जा रहा है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से आप क्या जानते हैं कि ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है और ना ही ऊर्जा को खत्म किया जा सकता है। सिर्फ ऊर्जा के रूपांतरण किया जा सकता है, ऊर्जा को रूपांतरित किया जा सकता है एक रूप से दूसरे रूप में। तो उसी तरह से विद्युत भी क्या है? ऊर्जा का ही एक रूप है जिसका उपयोग करके हम विभिन्न कार्य को करते हैं। ठीक है ना। आज हमारा जितना भी ज्यादातर काम है वो सब के सब विद्युत से ही हो रहा है। देख ही रहे हैं, अगर 5 मिनट भी लाइट कट जाता है तो हमारी क्या स्थिति हो जाती है? हम एकदम परेशान हो जाते हैं। तो किसी भी देश की आज बुनियादी ढांचा में शामिल हो चुका है विद्युत। बुनियादी ढांचा क्या होता है? वैसी वस्तुएं या वैसी सुविधाएं जो किसी भी देश के विकास के लिए रीढ़ का काम करता है, मतलब उसके बिना देश के विकास रुक जाएगा। आज सोचिए कि अगर 10 दिन के लिए बिजली गुल हो जाए भारत से, तो भारत का क्या स्थिति होगा, या किसी भी देश का। 10 दिन के लिए अगर बिजली काट दिया जाए तो वहां का व्यापार बंद हो जाएगा, यातायात की साधनें ठप पड़ जाएगी, है ना। बैंकिंग व्यवस्था, स्कूल, हॉस्पिटल, सारी चीजें बंद पड़ जाएगी, बहुत दिक्कत होगा। तो इसलिए आज कोई भी देश का विकास इतना हो रहा है तो उसमें बिजली का महत्वपूर्ण योगदान है। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है बिजली पर ही है। बिजली यानी विद्युत, विद्युत को ही हम अपने बोलचाल की भाषा में बिजली कहते हैं। अब बिजली की उत्पत्ति कैसे हुई? बिजली या विद्युत जो है पहले से ही प्रकृति में मौजूद है। इसकी उत्पत्ति हम नहीं कह सकते, उत्पत्ति नहीं कह सकते, इसकी खोज किया गया है। कोई बनाया नहीं है बल्कि खोज किया गया है, क्योंकि पहले से ही किसी ना किसी रूप में विद्युत मौजूद है। क्योंकि ऊर्जा का रूप है तो ये किसी ना किसी रूप में मौजूद है। बस वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसको समझा, इसे स्टोर करने का तरीका खोज निकाला, इसे जमा करके रखने का तरीका खोज निकाला। तो विद्युत जो है वो क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा का ही एक रूप होता है। ठीक है ना। और विद्युत के उत्पत्ति का कारण होता है आवेशित कण। आवेशित कण क्या होता है? जैसे कोई भी दो वस्तुओं को परस्पर अगर रगड़ा जाता है तो घर्षण के कारण उसका इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉन मतलब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में चला जाएगा। ठीक। कोई भी वस्तु जो बनता है उसका मूल बनावट क्या है? अंदर नाभिक होता है। कोई भी वस्तु को अगर एकदम छोटे स्तर पर देखें तो परमाणु स्तर पर जाता है। परमाणु, तो परमाणु का सबसे बीच वाला भाग जो होता है वो होता है नाभिक। ठीक है ना। और इस नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चक्कर काटते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक। तो कोई भी पदार्थ बना होता है उसका सबसे छोटा छोटा इकाई क्या होता है? परमाणु, है ना। कोई अगर यौगिक है या मिश्रित पदार्थ है तो वो अणु से बना होता है। अगर तत्वों की हम बात करें जो शुद्ध रूप में पाया जाता है प्रकृति में बिना मिलावट के, तो उसका सबसे छोटा इकाई क्या होता है? परमाणु। और परमाणु जो है वो किन मूल तत्वों से बना होता है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, नाभिक। ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋण आवेशित कण होता है, जबकि प्रोटॉन जो होता है वो धन आवेशित कण। तो इन्हीं दो आवेशित कणों के वजह से विद्युत की उत्पत्ति हुई है। समझ में आ रहा है बात? इन्हीं दोनों आवेशित कणों की वजह से विद्युत की उत्पत्ति हुई है।
विद्युत दो रूपों में पाया जाता है, एक स्थिर विद्युत होता है और एक धारावाही विद्युत होता है। मतलब एक ऐसा विद्युत जो चल रहा हो, जैसे तारों में विद्युत दौड़ रहा है, चल रहा है, तो ये विद्युत धारा कहलाएगा, ठीक। और कुछ विद्युत ऐसे हैं जो जमा रहते हैं, एक ही जगह पर स्टोर होते हैं, जैसे कैपेसिटर होता है, पंखा में एक लगा होता है, देखें कंडेंसर, तो उसमें स्टोर होता है, या बैटरी जो है उसमें स्टोर होता है। जब तक उसको परिपथ से नहीं जोड़ते, तारों से नहीं जोड़ते, तब तक उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, वो जमा हुआ रहता है। तो विद्युत के उत्पत्ति का कारण क्या है? तो इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन, ये दो तरह के आवेशित कण, ये क्या कहलाते हैं? आवेशित, आवेशित कण। अब ये आवेशित कण क्या होता है? जो दो चीजों को रगड़ते हैं, दो वस्तुओं को रगड़ते हैं या दो पदार्थों को रगड़ते हैं, तो उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड होता है वो थोड़ा सा प्रोटॉन की तुलना में कमजोर होता है। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन ही कारक होता है आवेशित कणों का। इलेक्ट्रॉन ही एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में चला जाता है, जिसके कारण अनबैलेंस हो जाता है। जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर बराबर मात्रा में हो तो वो वस्तु या वो पदार्थ उदासीन होता है, वो किसी तरह का गतिविधि नहीं दिखाएगा, उसमें किसी तरह का चार्ज नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे ही इसका बैलेंस बिगड़ता है, जैसे हम अगर दो वस्तुओं को रगड़ते हैं आपस में, एक वस्तु ए है और एक वस्तु बी है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो पाए ही जाएंगे दोनों में। अगर बराबर संख्या में है, दोनों की संख्या बराबर है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है, तो ये संतुलित होगा, संतुलित होगा, उदासीन होगा, ठीक है ना। देखो इधर, उदासीन होगा। जब एक दूसरे को हम रगड़ते हैं ऐसे से आपस में, तो ऐसा होता है कि जिसका बॉन्ड कमजोर होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड कमजोर होगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे वाला में चला जाएगा। मान लो ए का बॉन्ड कमजोर था, तो ए का इलेक्ट्रॉन निकला और बी में चला गया, बी में चला गया, तो अब क्या हुआ? बी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हुई? ज्यादा। बी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई? ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जब ज्यादा हुआ तो ये ऋण आवेशित हो गया। क्या हो गया? ऋण आवेशित। अब ये क्या करेगा? इसमें ज्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन की संख्या, अब ये एक और प्रोटॉन ढूंढेगा ताकि ये अपने खुद को बैलेंस कर दे। और इसमें देखो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ढूंढेगा कि ये खुद को बैलेंस कर दे। कोई भी चीज प्रकृति में अपने आप को उदासीन करके रखना चाहता है, कोई भी चीज उदासीन करके रखना चाहता है, कोई भी पदार्थ हो। तो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है अनबैलेंस हो गया, असंतुलित हो गया। एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे में चला गया, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की हो गई कमी और यहां इलेक्ट्रॉन बढ़ हो गया। तो अब ये सोचेगा कि एक प्रोटॉन लेकर के अपना बैलेंस बना ले, संतुलन बना ले, और ये सोचेगा कि एक इलेक्ट्रॉन जो मेरा गया है, उस इलेक्ट्रॉन को लेकर के हम बैलेंस हो जाए, संतुलित कर ले खुद को। और इसी चक्कर में ये एक दूसरे विपरीत कणों को आकर्षित करते हैं। मतलब अगर इसमें प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो गई, जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकला, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या अपने आप ज्यादा हो गया। तो जब प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो गया तो ये कहलाएगा धनावेशित। क्या कहलाएगा? धनावेशित। तो एगो जो है वो धनावेशित हो गया और एगो ऋणावेशित हो गया। अब समझो ऋणावेशित कैसे कब हुआ, धनावेशित कैसे कब हुआ, कैसे समझेंगे उसको? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के आधार पर, जिसमें प्रोटॉन की संख्या ज्यादा वो धनावेशित कहलाएगा, और जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा वो क्या कहलाएगा? ऋणावेशित। ठीक है ना। तो मेन देखा जाए कारण कि आवेश के उत्पन्न होने का कारण क्या है, तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, मतलब इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हो जाना, इसी कारण से आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है ना। चलो एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। बड़ी ध्यान गया था कंघिया पर, नहीं देख लो। हाँ, सूखा बाल होना चाहिए, कंघी भी सूखा होना चाहिए। और ये जो एक्सपेरिमेंट है खास करके ज्यादातर गर्मी के दिनों में, लू के दिनों में आसानी से किया जाता है। आजकल क्या होता है, आजकल हवा में नमी होता है ना, तो हल्का बालों में भी नमी हो सकता है। तो हो सकता है कि एक बार में एक्सपेरिमेंट पूरा ना हो, पर देखो ट्राई करते हैं। देखा होगा तुमने, कभी करके देखा होगा। ये तो 8 क्लास में था कि 7 क्लास में था? नहीं हुआ।
बाल तेल वाला होना चाहिए। कौन बोला? इतना नया साइंटिस्ट एगो आई है जी। चलो कोई बात नहीं, बाल से नहीं हुआ, इसको पॉलिस्टर के रुमाल से रगड़ कर देखते हैं, ऐसे भी हो जाएगा। घर्षण से क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। अभी दो चीजों को रगड़ा जा रहा है आपस में, इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि जिसमें इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कमजोर पड़ेगा वो इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, इलेक्ट्रॉन छूट जाएगा उसमें से और दूसरे में चला जाएगा। नहीं चिपक रहा है कलम से। हाँ हाँ, लाओ लाओ, कंघी में नमी है शायद, लाओ दो कलम। तो घर्षण से क्या होता है जी? इलेक्ट्रॉनों का हो जाता है स्थानांतरण। मतलब एक वस्तु का इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे वस्तु में चला जाएगा। हो गया ना? ये भी हो जाएगा, बस सही तरीके से रगड़ना होगा। सगरो रगड़ा रहा है। देखो देखो, मतलब रुमाल हल्का सा भीगा हुआ है बाल में, बाल में बालों तो भीगा हुआ है हल्का सा। चलो नहीं हो पा रहा है छोड़ो, करके देख लेना खुद से ही। और ये तो हर कोई करके देखा ही होगा कभी ना कभी। तो मेन कारण समझो क्या होता है। विद्युत के उत्पन्न होने का कारण क्या होता है? आवेशित कण। और आवेशित कण क्यों उत्पन्न होते हैं? कण क्यों आवेशित हो जाते हैं? तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण। किसके कारण? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण। जब दो पदार्थों के इलेक्ट्रॉन संतुलित होते हैं तो उदासीन कहलाता है, उदासीन कहलाता है। अच्छा अभी बोलते हो ना, आप ही फोन किए थे, बैठ जाइए। कोई भी पदार्थ में अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है तो वो क्या कहलाता है? उदासीन। ठीक है ना? उसमें किसी तरह का चार्ज नहीं दिखेगा। अच्छा बोलते हो कि हमको मोबाइल चार्ज करना है, इसका मतलब क्या? मोबाइल चार्ज करना है या बैटरी चार्ज करना है, तो इसका मतलब क्या? कि आप उसमें ना इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, इलेक्ट्रॉन को लगातार भर रहे हो, तो वही होता है चार्ज करना। तो अगर दो पदार्थों में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या अगर बराबर है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है, तो ये उदासीन होगा, इसमें किसी तरह का आकर्षण वाला गुण या विकर्षण वाला गुण नहीं दिखेगा। लेकिन जब इनको आपस में रगड़ा जाता है तो घर्षण के कारण क्या होता है? घर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया तो देखो अब क्या होगा, एक में इलेक्ट्रॉन हो गया ज्यादा और एक में हो गया कम। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ वो क्या क्या कहलाएगा? कौन सा कण? ये क्या कहलाएगा? इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया ना, तो क्या कहलाएगा? ये ऋण आवेशित। क्या कहलाएगा? ऋण आवेशित। और इसमें देखो तो एक इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या इसमें कम दिख रहा है, अधिक हो गया ना, तो ये क्या कहलाएगा? धनावेशित कण। धनावेशित कण। ठीक ना? तो दो विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? खींचते हैं। अब ये इसका इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया तो एक इलेक्ट्रॉन हो गया इसमें कम, तो ये चाहेगा कि कहीं से भी इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो वे सभी वस्तु जिसमें इलेक्ट्रॉन है वो उसको खींचेगा। जैसे कंघी रगड़ते हैं बाल में, कंघी रगड़ते हैं तो कंघी का जो इलेक्ट्रॉन है वो बाल में चला जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी से क्या करता है कि ये चाहेगा कि कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो कागज का टुकड़ा हो या क्यों ना हमारा बाल ही हो, बाल भी तो खड़ा होने लगता है। कंघी अगर आवेशित हो जाता है और सूखे बालों के ऊपर रखेगा ना, बाल को भी वो खड़ा कर देता है।
खींचेगा वो, ठीक है ना। तो वो चाहता है कि कहीं से भी उसका एक इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए। और इधर जिसका प्रोटॉन ज्यादा हुआ है, ये भी चाहे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा हुआ तो ये चाहेगा कि प्रोटॉन मिल जाए कहीं से, प्रोटॉन मिल जाएगा एक और, तो ये बैलेंस हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटॉन, ये उदासीन हो जाएगा। उसी तरह से अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये भी उदासीन हो जाएगा। हमने क्या बताया कि प्रकृति में कोई भी वस्तु जो है अपने आप को उदासीन करके रखना चाहता है, और जब उसको हम जबरदस्ती रगड़ते हैं तो रगड़ने के कारण, घर्षण के कारण ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण ही हम देखते हैं कि आवेश की उत्पत्ति होती है। और आवेश जब चलता है, आवेश जब बहता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत धारा। अभी तारों में क्या हो रहा है, चार्ज दौड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, तो यही हो जाता है विद्युत धारा। समझ में आया। तो चलिए इससे कुछ रिलेटेड जानकारी जो है, विद्युत की उत्पत्ति कैसे हुई, कहां से हुई, उसको समझते हैं। सबसे पहले यूनानियों ने यह प्रयोग किया था, अंबर के छड़ को फर या ऊन से रगड़कर देखा था, और इसको जादू समझा जाता था। जब साइंस की समझ नहीं होती है तो उस चीज को हम लोग जादू ही समझते हैं, ठीक है ना। तो पहली बार यूनानियों के द्वारा फर और ऊन से अंबर के छड़ को रगड़ा गया। आप कहोगे अंबर क्या होता है? फर का मतलब होता है जो छोटे जानवर होते हैं उसके शरीर को ढकने वाले बाल को फर कहते हैं। जैसे खरगोश है, छोटे जीव, उनके बाल को हम फर कहते हैं। और ऊन तो जानते ही हो, जानवरों के बाल से ये भी बनता है। तो या देखे होंगे कि आबनूस के छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ा गया था। जब पढ़े होंगे, सेवन क्लास में था, किसमें था, आबनूस के छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ा गया था, मतलब बाल वाले हिस्से में। तो आबनूस भी एक लकड़ी होता है एक प्रकार का, और अंबर जो होता है एक प्रकार का रेजिन होता है। अब बताओ रेजिन क्या होता है? रेजिन पढ़े हो ना उत्सर्जन तंत्र में, क्या होता है रेजिन? कहां से प्राप्त होता है बाबू? हाँ, कनेर के वृक्ष से। मतलब जो गोंद होता है, गोंद, पेड़ों से जो गोंद निकलता है उसका उत्सर्जी पदार्थ, वही सूख करके जब हार्ड हो जाता है उसी को मतलब रेजिन बोला जाता है। रेजिन का उपयोग कहां कहां होता है बताए थे? रेजिन का उपयोग खास करके फर्नीचरों के रंजक में किया जाता है, या फिर आर्ट बनाने में, या किसी भी चीज को क्या बोलते हैं, वाटर रेजिस्टेंस बनाने में, पानी रोधी बनाने में, पानी को भी रोकता है रेजिन। तो रेजिन देखिएगा, फर्नीचर जो होता है, फर्नीचर बनाने के बाद उस पर एक पॉलिश किया जाता है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, वार्निक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वार्निक्स ही बोलते हैं। तो वो एक तरह का रेजिन ही होता है, पेड़ों से प्राप्त होने वाला एक उत्सर्जी पदार्थ होता है। तो अंबर जो होता है पेड़ों से प्राप्त होने वाले रेजिन से ही बनाया गया छड़, अंबर का छड़। और आबनूस एक तरह का लकड़ी होता है। आबनूस ऐसा लकड़ी होता है जिसको पानी में जितना बार भिगाइएगा वो उसकी स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा बढ़ते जाता है, उतना ही ज्यादा मजबूत होते जाता है। ताजमहल का जो बाउंड्री है उसके नीचे आबनूस का लकड़ी डाला गया है उसके नींव में, क्योंकि वो यमुना नदी के किनारे है। तो इस तरह से उसका नींव तैयार किया गया है कि कितना भी यमुना में पानी आ जाए तो उसके नींव को नुकसान ना हो, तो आबनूस की लकड़ी डाला गया है अंदर। जितना बार वो भीगेगा उसका स्ट्रेंथ उतना ही क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो आबनूस एक तरह का लकड़ी होता है। इसके छड़ को जब हम बिल्ली के खाल से रगड़ते हैं, किस तरफ, जिधर बाल होता है ना, तो बिल्ली के खाल से रगड़ने पर क्या होता है, आबनूस का छड़ आवेशित हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है एक दूसरे में, और जिसमें इलेक्ट्रॉन कम होगा वो चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए। तो ये पूरा रीजन है आवेश उत्पन्न होने का, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो आवेशों के उत्पत्ति का कारण क्या है, एक शब्दों में अगर पूछा जाए, मान लो ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि आवेश की उत्पत्ति का कारण क्या है, तो क्या बताओगे? एक लाइन में बताना है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण आवेश उत्पन्न होता है। चलिए अब देखिए, ये आवेश सबसे पहले आवेशित करके कहां देखा गया, तो यूनानियों, यूनान का नया नाम क्या है? अभी यूनान का नया नाम क्या है? यूनान का नया नाम है ग्रीस। अभी खोजोगे ना नक्शा में, वर्ल्ड मैप में, यूनान नहीं मिलेगा, ग्रीस नाम हो चुका है उसका। और यूनान में बहुत सारे बुद्धिजीवी, विचारक, वैज्ञानिक,
बहुत ज्यादा पैदा हुए। अरस्तु के नाम सुने हो? यहां तक कि जो विश्व विजेता सिकंदर था वो भी यूनान का ही था, ठीक है ना। तो बहुत सारे विचारक प्राचीन कालों से ही, हिस्ट्री में पढ़ोगे एक चैप्टर तो देखना, यूरोप का पालना कहा जाता है यूनान को। क्या कहा जाता है? यूरोप का पालना, क्योंकि ज्ञान विज्ञान की शुरुआत जो हुई है ना यूरोप में, वही यूनान से ही हुआ है। तो यूनान शुरू से ही बुद्धिजीवियों का घर रहा है, शुरुआत से ही। सबसे पहले यूनान में अंबर को फर या ऊन से रगड़कर देखा गया था, और इससे अंबर का छड़ और फर दोनों आवेशित हो जाते थे और एक दूसरे को क्या करते थे? आकर्षित करते थे। अच्छा देखो, जब समान आवेशित कण होगा, समान आवेशित कण एक दूसरे को क्या करते हैं? विकर्षित। और असमान आवेशित कण एक दूसरे को क्या करेंगे? खींचेंगे। विकर्षित करने का मतलब धकेलेंगे। जैसे चुंबक में भी देखे होंगे, चुंबक का अगर समान ध्रुव मिला दिया जाए, अगर सेम पोल मिला दिया जाए, दो चुंबक ले लीजिए, अगर इसका एस एस पोल एक तरफ कर दीजिएगा तो ये एक दूसरे को धकेलता है। छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अगर दो चुंबक हो घर में तो अगर उसका सेम पोल एक तरफ हो जाएगा ना तो एक दूसरे को धकेलेगा, तो इसी को कहते हैं विकर्षण। और इसका अगर असमान पोल, अगर असमान पोल हो, इधर एन हो इधर एस हो, तो ये एक दूसरे को क्या करता है? आकर्षित करता है, खींचता है ना। तो उसी तरह से आवेशित कण के साथ भी होता है। अगर पॉजिटिव कण है तो वो नेगेटिव को क्या करेगा? खींचेगा, ठीक है ना। एक दूसरे को क्या करेगा? खींचेगा। अगर सेम सेम है, पॉजिटिव चार्ज है दोनों, तो एक दूसरे को क्या करेगा? धकेलेगा। एक दूसरे को क्या करेगा? धकेलेगा। और ये वाला खींचेगा एक दूसरे को, और ये वाला धकेलेगा। या फिर अगर नेगेटिव नेगेटिव भी हो, अगर ऋणावेश ऋणावेश भी हो, तो ये भी क्या करेगा? एक दूसरे को धकेलेगा। तो धकेलने को हम लोग कहते हैं प्रतिकर्षण। क्या कहते हैं? प्रतिकर्षण। और खींचने को हम लोग कहते हैं आकर्षण। तो दो असमान आवेशित कण एक दूसरे को क्या करते हैं? बताओ, आकर्षित करते हैं कि विकर्षित करते हैं? दो असमान जो कण हैं, आवेशित कण, वो एक दूसरे को खींचते हैं, यानी आकर्षित करते हैं। और दो सेम सेम अगर हो जाएगा तो क्या करेगा? विकर्षित करेगा, एक दूसरे को धकेलेगा, ठीक है ना। क्यों धकेलता है? क्योंकि उसके पास पहले से ही ज्यादा है। तो ज्यादा है तो खाली जगह नहीं है ना, तो कहेगा कि तुम भी उधर रहो, तुम भी उधर रहो, अपना अपना घर में स्थिर रहो, तो ऐसा बोलता है। तो आवेश का सबसे पहली बार प्रयोग जो है यूनान में करके देखा गया था, और उसी का नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। आवेशित कण का ही नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन। उसके बाद इसको लोग जादू मानते थे। अब उसके बाद एक महान वैज्ञानिक की एंट्री होती है जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये न सिर्फ महान वैज्ञानिक थे, बल्कि एक क्रांतिकारी, एक राजनीतिक नेता और एक बहादुर सेना भी थे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पढ़े होंगे 9th क्लास में। बोलो कब हुआ था? 1776 में। इन्होंने 1752 में एक एक्सपेरिमेंट किया था, सुने होंगे शायद इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में। इनका जन्म हुआ था 1706 में, ठीक है ना। तो 1752 में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। होता क्या था ना कि अमेरिका में बहुत सारे गिरजाघर थे, और गिरजाघर पर बहुत ज्यादा बिजली गिर रहा था, बहुत ज्यादा। तो सब वहां अमेरिकी वासी जो थे, वो जो पादरी थे, वो सोच रहे थे कि ईश्वर हमसे नाराज है, हम लोगों के चलते नाराज है कि प्रेयर करने सब कोई नहीं आ रहा है, बढ़िया से मन से नहीं कर रहा है, इसीलिए बिजली गिर रहा है। अब ऐसा एकदम, मतलब एक इसके पीछे साइंस था, लेकिन उस समय लोग समझ नहीं पा रहे थे। जितना भी बिजली गिर रहा था वो सब के सब गिरजाघर पर गिर रहा था। गिरजाघर मतलब समझ रहे हैं ना? चर्च के ऊपर। तो सब चर्च के ऊपर ही क्यों गिर रहा था? उसके पीछे का एक रीजन था कि चर्च जो होता था वो सबसे ऊंची इमारत हुआ करता था, और उस पर जो क्रॉस लगा हुआ रहता था, चर्च पर ना क्रॉस लगा हुआ रहता है ऐसे, चर्च पर क्या क्रॉस लगा हुआ रहता था। तो अक्सर जो क्रॉस लगा हुआ रहता था वो रहता था धातु का, मेटल का ना। और विद्युत जो है वो शॉर्ट रास्ता खोजता है। एक बार बताए होंगे कि जब बहुत ज्यादा बिजली कड़क रहा हो और बिजली गिरने की संभावना हो तो लेट जाना चाहिए। बताया था ना हमने कि लेट जाना चाहिए। लेटने से क्या होगा? लेटने से हमारी हाइट कम हो जाएगी,
और हमसे ज्यादा कोई चीज हाइट होगा इधर उधर तो उधर गिर जाएगा। क्योंकि बिजली क्या होता है, वहीं गिरता है जहां पर उसको शॉर्ट डिस्टेंस मिलेगा, मतलब हमेशा शॉर्ट कट में चलेगा। जैसे मान के चलो, ऐसे समझो इसको, ये जमीन हो गया ना, और इधर हो गए बादल, और इधर से बिजली कड़क रहा है पूरा, इधर बहुत सारे पेड़ हैं। अच्छा, ये भी बोला जाता है कि जब तड़ित आघात होता हो तो पेड़ों के नीचे नहीं छिपना चाहिए, बोला जाता है ना। पेड़ है ऊंचा और जमीन है क्या, डाउन, और हम लोग पेड़ की तुलना में मान लो इतने बड़े हैं, तो बोलो अगर आसमान से बिजली गिरना होगा तो पहले कहां गिरेगा, पेड़ पर गिरेगा। क्यों गिरेगा, क्योंकि पेड़ और बिजली के बीच की दूरी कम है, और विद्युत यही तो करता है, सबसे शॉर्ट रास्ता खोजता है। अगर मान लो दो तारों को ऐसे फैलाए हो, ऐसे फैलाए हो, यहां से इसको इसको पूरा कर दो तो इधर बिजली जाना बंद हो जाएगा, उसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। इसका मतलब क्या हुआ कि बिजली ने सबसे शॉर्ट रास्ता खोज लिया लौटने के लिए। ऐसे जा रहा था, ऐसे मतलब परिपथ में दौड़ता है ना इस तरह से, तो अब इसको शॉर्ट रास्ता मिल गया, अब यहीं से लौट जाएगा ये, तो इधर लाइन नहीं जाएगा। तो देखना अक्सर कभी शॉर्ट सर्किट होता है तो जहां शॉर्ट सर्किट हुआ उसके बाद का लाइट कट जाता है या फ्यूज उड़ जाता है। तो बिजली सबसे शॉर्ट रास्ता खोजता है। और गिरजाघर पर जो क्रॉस लगा हुआ रहता था, इसके कारण लगभग गिरजाघर सभी शहरों में मकानों से ऊंचा हुआ करते थे, वैसे भी बहुत हाइट होता है गिरजाघर का, तो खाली गिरजाघर पर बिजली गिर रहा था। तो पादरियों को उस समय समझ में नहीं आ रहा था, बहुत अंधविश्वास फैला हुआ था। जब आप अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पढ़ते हैं या भौगोलिक खोज पढ़ते हैं तो उसमें देखिएगा पूरा यूरोप अंधविश्वास से ही भरा हुआ था। तरह तरह के भ्रांतियां थी, जैसे कि पृथ्वी चपटा है, इसका कोई अंत छोर होगा, कोई व्यक्ति अगर जाएगा तो अनंत में गिर जाएगा, इस तरह का धारणा था ना। हाँ, तो बहुत सारा अंधविश्वास था। तो वैसे ही अंधविश्वास एक ये भी था कि गिरजाघर पर बिजली क्यों गिर रहा है, क्योंकि ईश्वर हमसे नाराज है, हम लोग बढ़िया से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, मना नहीं रहे बढ़िया से ना। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे, इनको काफी हद तक समझ थी, और इन्होंने बोला भी कि हम इसको प्रूव करके दिखा सकते हैं कि जो आप लोग कह रहे हैं कि ईश्वर हमसे नाराज है, ईश्वर नहीं नाराज है, बल्कि जो आसमानी बिजली गिरती है वो प्रकृति में होने वाला एक सामान्य घटना है, ईश्वर की वजह से नहीं हो रहा है ये। कि हमको अगर एक मौका दिया जाए, चर्च पर चढ़ने का एक मौका दिया जाए तो हम इसको साबित कर सकते हैं। लेकिन पादरियों ने इस बात का विरोध किया, भगवान के सिर पर कौन चढ़ सकता है भाई, चर्च के ऊपर चढ़ना मतलब उस समय उन लोगों को लगा कि ईश्वर को अपमान करने जैसा होगा। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन को भगा दिया गया, पादरियों ने भगा दिया, चर्च से भाग पगला, कहां से आ गया, भगा दिया। तो अब इनको तो साबित करना ही था, तो इन्होंने एक उपाय निकाला। इन्होंने उपाय निकाला कि क्यों ना हम पतंग उड़ा करके देखें, पतंग तो गिरजाघर से भी ऊपर जाएगा। एक पतंग उड़ा करके एक एक्सपेरिमेंट किया। इनके पतंग वाला एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस है, सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, बहुत सारा विरोध हुआ इनका कि गिरजाघर पर नहीं चढ़ने देंगे। ये दिखाना चाहते थे कि जो आबनूस का छड़ रगड़ा जाता है या अंबर का जो छड़ रगड़ा जाता है और उससे जो आवेश उत्पन्न होता है, चट चट की जो आवाज उत्पन्न होता है, वही चीज ऊपर भी होता है। बस अंतर इतना है कि यहाँ छोटे स्तर पर हो रहा है और वहां बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है, क्योंकि बादलों की साइज बहुत ज्यादा होता है। तो जब बहुत ज्यादा सरफेस पर घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगा, तो ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा। इसके कारण वोल्टेज जो है वो ज्यादा होगा, ज्यादा चार्ज होगा, तो उसका प्रभाव भी ज्यादा दिखेगा। तो यही चीज साबित करना चाहते थे कि जो हम लोग आबनूस के छड़ रगड़ करके करते हैं ना, वही चीज वहां भी होता है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक पतंग बनाया जो कि सिल्क का बना हुआ था, रेशम का एक पतंग बनाया। और रेशम का क्यों बनाया, क्योंकि कागज का अगर बनाते तो मौसम अगर खराब हो, और खराब मौसम में ही तो बिजली वाला घटना होते रहता है, बारिश, हल्का बारिश वाला मौसम हो उसी में तो घटना होता है। तो बारिश से क्या होता है, कागज खराब हो जाता। तो इसलिए इन्होंने सिल्क से मतलब रेशम से बना हुआ, एकदम रेशम, क्यों, रेशम बहुत हल्का होता है। पता है रेशमी साड़ी की खासियत क्या होती है, एकदम हल्का, पूरा उसको मोड़ोगे ना मुट्ठी में बंद हो जाएगा रेशमी साड़ी। तो वो बहुत हल्का होता है और मजबूत होता है। तो इसीलिए पतंग को रेशम के पतले धागे से बनाया, ठीक है। और इस पर एक तांबे का रॉड
हल्का सा तांबे का रड बांध दिया और धागा लगा दिया, इसमें जूट का धागा लगाया और निकल गए खराब मौसम में पतंग उड़ाने। अब समझो हमारे यहां होता तो लूट लेते, लोग पतंग को लूट लेते। यहां पर पतंग उड़ाने के लिए निकल गए बाहर। बहुत खतरा था इस काम में, पर इन्होंने उसकी परवाह नहीं किया। इनको जो साबित करना था वो किसी हाल में साबित करना चाहते थे। और भी इनके आविष्कार हैं, आगे हम पढ़ेंगे। तो इन्होंने क्या किया, एक पतंग तैयार किया, रेशम के धागे से बना पतंग, ताकि वो बारिश में भीगे भी तो खराब ना हो। और इन्होंने पतंग को उड़ाया। अब चूंकि जानते हो कि पानी जो होता है, पानी से कोई चीज अगर भीग जाता है तो उसमें विद्युत का चालन हो सकता है। देखना आसपास पोल उल में लाइन होता है ना, तो पानी उनी रहेगा, आसपास भी लाइन हो जाता है ना। तो धागे भी तो भीग चुके थे पानी में, धागे में भी करंट फ्लो होगा, आवेश जो है वो स्थानांतरित होगा। तो इन्होंने क्या किया कि यहां तक जूट का धागा रखा और ये एक शेड में, शेड मतलब मान के चलो एक झोपड़ी में, शेड में खुद अपना ही हो गए, और यहां से यहां तक रेशम का फीता जो है वो जोड़ दिया, सूखा हुआ। यहां तक धागा बारिश में भीग रहा था, यहां तक जहां तक भीग रहा था ना, वहां जहां लास्ट छोर था इसका, जहां से इन्होंने रेशम का सूखा हुआ फीता जोड़ा, यहीं पर एक चाबी बांध दिया और खुद रबड़ के एक चटाई पर खड़े हो गए। रबड़ के चटाई पर, रबड़ के चटाई पर क्यों? क्योंकि जो रबड़ होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत को पास नहीं होने देता है। और ये जानते थे कि अगर हमसे होकर के विद्युत पास हुआ तो इनका खेल खत्म। तो ये रबड़ के चटाई पर खड़े थे और रेशम के फीता इतना दूर था सूखा हुआ। रेशम क्या होता है, कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक। तो यहां से यहां तक विद्युत नहीं आ पाएगा इनके पास। यहां पर एक चाबी लगा दिया ताकि उस आवेश को उस चाबी में स्टोर किया जा सके। और ऐसा हुआ, एक वक्त ऐसा आया जब बादलों से बिजली कड़की, बादलों से बिजली कड़की और यहां जो रड लगा हुआ था तांबे का, यहां से विद्युत प्रवाहित होते होते जो भीगा हुआ धागा था वहां से होते हुए आवेश पहुंच गया कहां, चाबी में। ठीक है ना। और इस चाबी में जब आवेश पहुंचा और चाबी जो है वो पूरा गर्म हो चुका था, और इसी से पता चला कि ये जो आसमानी बिजली होता है ना, वो कुछ और नहीं बल्कि जो हम लोग आबनूस का छड़ रगड़ते हैं बिल्ली के खाल पर, या अंबर का छड़ रगड़ते हैं फर या फिर ऊन पर, तो जो आवेश उत्पन्न होता है वही आवेश वहां भी होता है। बस अंतर क्या है कि वहां बहुत अधिक मात्रा में होता है, जबकि यहां बहुत कम मात्रा में होता है। ऐसे भी देखना ना, कंबल उम्बल में, मोटे कंबल में जब नाखून उखून पड़ेगा, चट 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 चिंगारी फेंकता है ना। गर्मी के दिनों में आजकल भी हो सकता है, आजकल थोड़ा कम होता है। गर्मी के दिनों में जब शुरुआत होती है गर्मी की, उस टाइम बहुत ज्यादा होता है। तो वो भी वही चीज होता है, बस बादलों में क्या है, बड़ी मात्रा में होता है, लेकिन यहां पर छोटे मात्रा में। तो यहां से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने समझाया। इससे पहले इसके पीछे का साइंस नहीं पता था। ये पता था कि रगड़ने से खींचता है ना, लेकिन ये नहीं पता था कि क्यों खींचता है। तो इन्होंने वो चीज बताया कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, कण जो है आवेशित हो जाता है। तो ये पूरा बात बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। ठीक है ना। तो यहां से शुरुआत होता है फिर विद्युत का। आवेशों का स्थानांतरण कैसे होता है, कंसेप्ट समझ में आ गया। तो आवेशों को कैसे जमा करके रखा जा सकता है, समय पड़ने पर उसमें चालक की सहायता से कैसे उसको भेजा जा सकता है कहीं, इसी सिद्धांत पर पूरा बिजली जो है वो बना। इसके बाद देखते हैं हम कि 19वीं शताब्दी में एलेक्जेंड्रो वोल्टा ने एक बैटरी बनाया था। पहली बार इन्होंने बैटरी बनाया था, एलेक्जेंड्रो वोल्टा, जिसको वोल्टा सेल के नाम से जाना जाता है। उसमें क्या आवेश को भर के रखा जा सकता है। बैटरी क्या करता है, आवेश को अपने अंदर भर के रखता है। बैटरी जो चार्ज होता है वो क्या करता है, आवेश को ही तो भर के रखता है ना। और फिर जरूरत पड़ता है तो तार जोड़ करके हम उसको जहां ले जाना चाहते हैं ले जाते हैं। तो एलेक्जेंड्रो वोल्टा ने क्या किया था, एक बैटरी बनाई थी। उसके बाद विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज हुई, और उसी के सिद्धांत पर जनरेटर, डायनेमो ये सब काम करते हैं। आज जो बिजली आ रहा है वो कहीं ना कहीं बड़े बड़े जनरेटर से बन रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक या फिर थर्मल इलेक्ट्रिक पावर से। तो वहां पर बड़े बड़े जनरेटर लगे हुए रहते हैं। तो थर्मल वाला में बताए थे कैसे होता है बिजली पैदा, भाप से टरबाइन को घुमाया जाता है, और हाइड्रो वाला में पानी के शक्ति से घुमाया जाता है। तो इस तरीके से
विद्युत प्रेरण के सिद्धांत पर डायनेमो और जनरेटर काम करते हैं, मोटर काम करते हैं। उसके बाद एडिसन और टेस्ला है, इन्होंने एसी और डीसी का खोज किया। एसी डीसी करंट पढ़ना है इसी चैप्टर में, तो पूरा मतलब पढ़ना है इसके बारे में। तो यहां से पूरा बिजली जो है वो पूरे दुनिया में पहुंचना शुरू हुआ एसी और डीसी के रूप में। पहले डीसी के रूप में ही निकला था, पर निकोला टेस्ला इसको एसी के रूप में जो है पूरे दुनिया में पहुंचाने का काम किया। एसी और डीसी, अभी जो ये चल रहा है वो क्या है, एसी है ना, और बैटरी में जो स्टोर होता है वो डीसी होता है। पढ़ेंगे जब इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे तो। चलिए तो लिखिए, अब लिखना शुरू कीजिए।